हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल RNCC। सो आज की जो अपनी क्लास रहेगी वो रहेगी बेसिकली एमसीक्यूज़ के रिगार्डिंग, जो कि अपने आने वाले एग्ज़ाम्स राजस्थान CHO, उत्तराखंड CHO, PGI का जो एग्ज़ाम आ रहा है और RML जो लखनऊ की जो वैकेंसी आ रही है उन पे डिपेंड रहेगा अपना जो MCQ सेशन रहेगा। सो अपन स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्स्ट MCQ। अपना फर्स्ट MCQ कुछ इस प्रकार है, लिम्फोमा इज़ ए डिजीज़ ऑफ। लिम्फोमा जो है वो किस प्रकार की डिजीज़ है? ऑप्शन ए है ब्लड वेसल्स, ऑप्शन बी है लीवर, ऑप्शन सी है हार्ट, ऑप्शन डी है इम्यून सिस्टम। सभी को पता है कि लिम्फोमा जो होता है वो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर होती है। ठीक है, ऑप्शन डी इसके अंदर जो रहेगा वो रहेगा करेक्ट रहेगा। ठीक है, लिम्फोमा अपन किसको बोलते हैं? जो भी अपना कैंसर ऑफ इम्यून सिस्टम, कैंसर ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, ओमा मीन्स क्या होता है? एबनॉर्मल ग्रोथ होना, और एनी काइंड ऑफ ट्यूमर। ठीक है, तो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा लिम्फोमा इज ए डिजीज ऑफ इम्यून सिस्टम। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्यून सिस्टम में अपने बेसिकली क्या रहता है? लिम्फोसाइट्स रहती है। ठीक है, तो लिम्फोमा जो है वो इम्यून सिस्टम की डिसऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इन्फ्लामेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड के जो इन्फ्लामेशन होता है उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए है जिंजिवाइटिस, ऑप्शन बी है स्टोमाटाइटिस, सी पेरोटाइटिस एंड डी पेरिडोंटाइटिस। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा पेरियोटाइटिस। ओके, पैरोटिड ग्लैंड के इन्फ्लेमेशन को हम क्या बोलेंगे? पेरियोटाइटिस। पैरोटिड ग्लैंड एक प्रकार की सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, सो इसमें अगर इन्फेक्शन हो जाएगा तो क्या बोलेंगे? पेरोटाइटिस। और ये अपने अपना ये फेस है, यहाँ पे ईयर है, तो ईयर के जहाँ पे सामने की साइड में यहाँ पे प्रेजेंट रहती है पैरोटिड ग्लैंड। इसके बाद में यहाँ पे नीचे की साइड में, ओके, ये अपना माउथ हो गया। यहाँ पे नीचे की साइड में जो ग्लैंड रहती है वो रहती है अपनी सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। और यहाँ पे जो नीचे जो रहती है ग्लैंड उसको अपन बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड जो है वो मेनली 3 ग्लैंड से मिलके बनी होती है। इसके अंदर सबसे बड़ी जो ग्लैंड होती है वो होती है पैरोटिड ग्लैंड, और इस ग्लैंड के अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाएगा तो उसको अपन बोलेंगे पेरोटाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं अपन, जिंजिवाइटिस। तो जिंजिवाइटिस हम किसको बोलेंगे? इन्फ्लामेशन ऑफ गम। अगर गम के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो उसको अपन बोलेंगे जिंजिवाइटिस। नेक्स्ट है स्टोमाटाइटिस। स्टोमाटाइटिस में क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ माउथ, उसको हम बोलेंगे स्टोमाटाइटिस। नेक्स्ट है पेरिडोंटाइटिस। पेरिडोंटाइटिस में क्या होता है कि टीथ के सपोर्टिंग स्ट्रक्चर में जो गम प्रेजेंट होता है, ओके, ये अपना टूथ हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे जो इन्फ्लामेशन की कंडीशन होगी उसको हम बोलेंगे पेरिडोंटाइटिस। सो ये हो गया अपना सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया पेरोटाइटिस। पेरोटाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। सो अपना थर्ड क्वेश्चन है आज का, वो है सीलिक डिजीज अफेक्ट विच पार्ट ऑफ GI ट्रैक्ट। सीलिक डिजीज जो है विच GI ट्रैक्ट के कौन से पार्ट को अफेक्ट करती है? स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड ड्यूडेनम। सीलिक डिजीज जो है वो GI ट्रैक्ट के कौन से पार्ट को अफेक्ट करती है? सीलिक डिजीज क्या होती है ये अपन देख लेते हैं, एक बार रफली देख लेते हैं। ये कौन सी डिजीज है? ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज। ये कैसे होती है? अगर कोई पेशेंट है वो ग्लूटीन रिच डाइट, ग्लूटीन प्रोटीन की अगर डाइट को, ग्लूटीन डाइट को अगर वो कंज्यूम करता है, ग्लूटीन डाइट कौन सी होगी? व्हीट, बार्ले, ओट्स एंड राई। ओके, इन डाइट को अगर वो कंज्यूम करता है तो इसका माल एब्जॉर्प्शन होता है इस बच्चे के अंदर और डायरिया देखने को मिलता है।
ठीक है, पेशेंट के अंदर डायरिया देखने को मिलता है, इस कंडीशन को अपन बोलेंगे सीलिएक डिजीज। ठीक है, इनका अच्छे से प्रॉपर वे में एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, इस कंडीशन के पेशेंट के अंदर डायरिया देखने को मिलता है सीलिएक डिजीज़ के अंदर। ठीक है, यह एक प्रकार की ऑटो इम्यून डिजीज़ है। अब ये जीआई ट्रैक्ट के कौन से एरिया पे अफेक्ट डालेगी, तो ये डालती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये अफेक्ट डालती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कहाँ पे, ड्यूडेनम पार्ट में, ड्यूडेनम पार्ट में जो है वो ये डालती है अफेक्ट। सो सीलिएक डिजीज से बचने के लिए अपन क्या करते हैं, इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ग्लूटीन फ्री डाइट खिलाएंगे बच्चे को, ग्लूटीन फ्री डाइट खिलाएंगे बच्चे को, तो जिससे क्या होगा, ये डायरिया कंडीशन पेशेंट में नहीं देखने को मिलेगी और सीलिएक डिजीज से अपन बचाव कर सकते हैं। ठीक है, सो थर्ड क्वेश्चन का जो अपना करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आज का, फॉर्मेशन ऑफ पस्ट्यूल्स इन द एरिया ऑफ आईलैशेज फॉलिकल नोन एज। ठीक है, ये अपनी आईलैश है और इसके अंदर एक फॉलिकल के टाइप में पस्ट्यूल्स बन जाता है जिसमें पस प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ये बेसिकली पूछा गया है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, टोसिस, कंजक्टिवाइटिस, ग्लूकोमा या फिर स्टाई। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे स्टाई। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ठीक है, स्टाई हम किसको कहते हैं, स्मॉल पस्ट्यूल को बोलेंगे। ठीक है, जो कि मार्जिन ऑफ आईलिड के ऊपर यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे स्टाई। स्टाई को दूसरे नाम से भी अपन क्या बोल सकते हैं, हार्डियोलम। ठीक है, हार्डियोलम भी अपन, स्टाई का दूसरा नाम जो है वो हार्डियोलम भी, इस कंडीशन को अपन बोल सकते हैं। ठीक है, टोसिस क्या होता है ये भी अपन देख लेते हैं। टोसिस होता है ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड, ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड, जो कि बेसिकली देखने को मिलता है माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर। ठीक है, मोस्ट कॉमन साइन या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन कौन सा होता है माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर पेशेंट को देखने को मिलता है, टोसिस। टोसिस में क्या होता है, जो अपनी थर्ड कैर्नियल नर्व होती है, ओक्यूलोमोटार नर्व, ओक्यूलोमोटार नर्व के अंदर ये कंडीशन देखने को मिलती है जो अफेक्ट होती है माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर। तो क्या देखने को मिलेगा, टोसिस की कंडीशन देखने को मिलता है। थर्ड, इसके अंदर क्या हो जाता है कि थर्ड ओक्यूलोमोटार नर्व की पाल्सी हो जाती है। ठीक है, तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, इसको हम एक सिंड्रोम भी बोलते हैं इसको, जो कि होता है हॉर्नर सिंड्रोम, हॉर्नर सिंड्रोम। ओके, सो टोसिस किस में देखने को मिलेगा, सबसे पहले तो माइस्थेनिया ग्रेविस में देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या होता है, ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड, और इसी के साथ ही थर्ड ओक्यूलोमोटार नर्व की पाल्सी भी देखने को मिलती है अपने को माइस्थेनिया ग्रेविस में, किसकी वजह से, हॉर्नर सिंड्रोम भी अपन इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट अपना जो ऑप्शन है वो है कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस में क्या होता है, अपना जो कंजक्टाइवा होता है उसके अंदर इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन का हो जाना कंजक्टिवाइटिस कहलाता है। ग्लूकोमा अपन किसको बोलेंगे, ग्लूकोमा बोलते हैं अपन आई के चैम्बर्स के अंदर प्रेशर का इंक्रीज होना। ठीक है, प्रेशर का इंक्रीज होना, इसको अपन बोलते हैं ग्लूकोमा। एंड मोस्ट कॉमन ग्लूकोमा कौन सा होता है, यह क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। मोस्ट कॉमन ग्लूकोमा कौन सा होता है, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा। ठीक है, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है, ये होता है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ग्लूकोमा। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, आई के चैम्बर्स में प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। सो क्वेश्चन फोर्थ का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, स्टाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, HbA1c इंडिकेट पोस्ट सीरम ग्लूकोज लेवल इन पास्ट। ठीक है, जो HbA1c इंडिकेट है, सॉरी HbA1c है, वो क्या इंडिकेट करता है, ब्लड में कितने मंथ के पीरियड के सीरम ग्लूकोज लेवल को बता सकता है HbA1c। HbA1c के सबसे पहले हम देख लेते हैं ये है क्या। Hb का मतलब हो गया हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन हो गया। ठीक है, अमाउंट ऑफ शुगर अटैच टू योर हीमोग्लोबिन, मतलब कितनी अमाउंट जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ में अटैच होती है, ये अपने को बताता है HbA1c। ठीक है, तो इसके अंदर जो ऑप्शन है वो क्या है, 1 मंथ पीरियड, 2 मंथ पीरियड, 6 मंथ पीरियड और 3 मंथ पीरियड। HbA1c है वो लास्ट कितने मंथ के पीरियड का सीरम ग्लूकोज लेवल बता देगा अपने को। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, 3 मंथ। ओके, 3 मंथ के पीछे के पीरियड का अपने जो सीरम ग्लूकोज लेवल है उसका अपने उसको अपन पता कर सकते हैं HbA1c करवा के। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं इसका
नॉर्मल वैल्यू क्या रहती है HbA1c की, किसी को नॉर्मल वैल्यू इसकी रहती है 5.7%। ठीक है, ये हो गई अपनी इसकी नॉर्मल। अब इससे ऊपर अगर जाएगा कितना, 5.7 से 6.4%, तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, प्री डायबिटिक। ठीक है, और इससे भी ऊपर चला गया ये लेवल कितना हो गया, 6.5 तक पहुंच गया है, 6.5 की कंडीशन को अपन बोल देंगे डायबिटिक। ठीक है, सो ये अपना क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। 3 मंथ के पीरियड को बताता है HbA1c। HbA1c क्या टेस्ट होता है कि हीमोग्लोबिन की जो अमाउंट ऑफ शुगर, मतलब कितनी शुगर अटैच हो रखी है आपके हीमोग्लोबिन के ऊपर, कितने % ऑफ शुगर अटैच हो रखी है आपकी हीमोग्लोबिन के ऊपर, इस कंडीशन इसके परसेंटेज को अपन देखते हैं HbA1c टेस्ट में। नॉर्मल होता है 5.7% अगर आता है तो ये नॉर्मल है। प्री डायबिटिक कंडीशन किसको बोलेंगे, प्री डायबिटिक कंडीशन बोल देंगे 5.7 से 6.4% को, और डायबिटिक की कंडीशन किसको बोल देंगे अपन, 6.5 या इसके ऊपर की कंडीशन को अपन बोलते हैं डायबिटिक की कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपना है, इंजरी टू फेशियल नर्व इन द टेम्पोरल बोन रिजल्ट्स इन। अगर टेम्पोरल बोन के अंदर कोई इंजरी हुई है, तो अगर टेम्पोरल बोन के अंदर इंजरी होकर वो अगर फेशियल नर्व में भी इंजरी कर देती है, तो इस कंडीशन इसके अंदर क्या अपने को देखने को मिलता है, क्या साइन सिम्टम आएंगे पेशेंट के अंदर। ठीक है, ऑप्शन ए है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, बी है बेल्स पाल्सी, सी है मेनिंजियोसील एंड डी है गुलियन बायर सिंड्रोम। ठीक है, क्वेश्चन में अपने को पूछा है इंजरी टू फेशियल नर्व इन टेम्पोरल बोन में। टेम्पोरल बोन में अगर अपने फेशियल नर्व की इंजरी हुई है, सो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से क्या कंडीशन जो है वो देखने को मिलती है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बेल्स पाल्सी। ठीक है, बेल्स पाल्सी अगर फेशियल नर्व में इंजरी होती है तो ये बेल्स पाल्सी अपने को देखने को मिलती है। बेल्स पाल्सी में क्या होता है, मसल ऑफ एक साइड में अपने फेस की मसल जो है वो वीक हो जाएगी, वीक वन साइड ऑफ फेशियल मसल। ठीक है, इससे क्या देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ इसमें क्या है कि पेशेंट का जो आईब्रो है वो राइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस कंडीशन को अपन बोलते हैं बेल्स पाल्सी। कब होगी, जो 7th क्रेनियल नर्व होती है अपनी, कौन सी होती है, फेशियल नर्व होती है, अगर इसके अंदर कोई सी प्रकार की इंजरी होती है तो पेशेंट को अंदर देखने को मिलता है बेल्स पाल्सी। और इसी के साथ ही बेल्स पाल्सी कैसे देखने को मिल सकती है, और कोई रिस्क फैक्टर अगर हो तो इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है अच्छा कि भाई अगर कोई पेशेंट है उसके अंदर रीएक्टिवेशन हो रहा है, किसका हो रहा है, हर्पीज जोस्टर वायरस का रीएक्टिवेशन हो रहा है, तो ये भी कोज कर सकता है बेल्स पाल्सी। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, रीएक्टिवेशन ऑफ हर्पीज वायरस, इसको अपन डिजीज बोलते हैं सिंगल्स डिजीज। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं सिंगल्स डिजीज। ठीक है, तो इसकी वजह से भी बेल्स पाल्सी हो सकती है। नेक्स्ट अपनी जो ऑप्शन है वो है ए मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है, ये एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिजीज है। इसके अंदर भी क्या देखने को मिलता है, मसल वीकनेस देखने को मिलता है। इसके बाद में पूछा गया है मेनिंजियोसील, तो जो मेनिंजियोसील है वो क्या होता है, मेनिंजियोसील होता है सेक लाइक, ये अपनी स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड है, साथ अपन सबसे पहले अपन देख लेते हैं अपने वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा के ऊपर ये अपनी स्पाइनल कॉर्ड हो गई, और यहाँ पे मेनिंजीज हो गई, और ये अपनी आउटर स्किन हो गई। ठीक है, अगर ये तो हो गई अपनी नॉर्मल वे के अंदर। तो अब मेनिंजियोसील किसको बोलेंगे, ये अपनी वर्टिब्रा हो गई, ये अपनी स्पाइनल कॉर्ड हो गई, और इस कंडीशन में क्या होता है कि ऐसा एक सेक लाइक अपने को देखने को मिलता है। इस सेक में क्या क्या प्रेजेंट रहता है, एक तो मेनिंजीज रहती है, ठीक है, और मेनिंजीज के साथ में ही इसके अंदर क्या होता है कि सेक लाइक प्रोट्रूजन हो जाता है मेनिंजीज का। ठीक है, इसके अंदर कोई भी स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्वेशन नहीं होता है। ठीक है, तो नॉर्मली इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, मेनिंजियोसील।
और अगर स्पाइनल कॉर्ड का भी प्रोट्रूजन हो गया है मेनिंजेस के साथ में, ठीक है, तो इसको अपन बोलेंगे माइलोमेनिंजोसील। ठीक है, इस एक तो होता है मेनिंजोसील और माइलोमेनिंजोसील। मेनिंजोसील के अंदर नो स्पाइनल कॉर्ड प्रोट्रूजन एंड माइलोमेनिंजोसील में स्पाइनल कॉर्ड का भी मेनिंजेस के साथ साथ के अंदर प्रोट्रूजन यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, सेक लाइक एक बाहर सेक लाइक देखने को मिलती है अपने जो वर्टिब्रा के अंदर। सो ये दो कंडीशंस होती है बेसिकली। इसी के साथ ये कंडीशन और देखने को मिलती है स्पाइना बाइफिडा। ठीक है, स्पाइना बाइफिडा में क्या होता है, टफ ऑफ हेयर देखने को मिलता है। इसके अंदर ये ऐसा एक देखने को मिलता है जिसके अंदर क्या होता है, टफ ऑफ हेयर देखने को मिलता है। इस कंडीशन को अपन बोलते हैं स्पाइना बाइफिडा। ये अपन आगे बहुत ब्रीफली समझेंगे जब क्लासेस ली जाएगी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के ऊपर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी एक ऑप्शन रह गया अपना इसके अंदर, गुलियन बेयर सिंड्रोम। गुलियन बेयर सिंड्रोम एक किसकी है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है। सो इसके अंदर क्या होता है, जो स्वान सेल होती है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, स्वैन सेल होती है, तो स्वैन सेल का डीमाइलिनेशन होना शुरू हो जाता है। तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं गुलियन बेयर सिंड्रोम। ठीक है, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ठीक है, और इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, एक तो असेंडिंग पैरालिसिस देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर, साथ ही साथ असेंडिंग पैरालिसिस होने की वजह से क्या होता है, रेस्पिरेटरी फेलियर भी देखने को मिलता है। ठीक है, ये दो काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। एक तो असेंडिंग पैरालिसिस देखने को मिलता है गुलियन बेयर सिंड्रोम के पेशेंट के अंदर, और आगे रेस्पिरेटरी फेलियर भी देखने को मिलता है क्योंकि ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर इफेक्ट डालता है। ओके, ये हो गए अपने चारों ऑप्शन, उनको भी अपन ने ब्रीफली समझ लिया है। तो ऑप्शन 6 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बेल्स पैल्सी। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, द फॉलोइंग आर एब्जॉर्बेबल सूचर एक्सेप्ट। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से मोस्टली एब्जॉर्बेबल सूचर है सारे, एक को छोड़ के। ठीक है, कौन सा सूचर जो है वो एब्जॉर्बेबल सूचर नहीं है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन आंसर है, ऑप्शन है अपने कैटगट, वाइक्रिल, नाइलॉन एंड मोनोक्रिल। सो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट अपन करेक्ट आंसर के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट के अंदर आएगा अपना नाइलॉन, जो कि एक नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर होता है। ठीक है, अपन एक छोटे हुए सारांश में देख लेते हैं कि नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर एंड एब्जॉर्बेबल सूचर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सो नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर के अंदर सबसे पहले आता है नाइलॉन, जिसको हम एथिलॉन भी बोलते हैं। इसी के साथ ही जो सिल्क होते हैं, प्रोलीन होता है, ये सभी आता है नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर के अंदर। ठीक है, ये मोस्टली मोनोफिलामेंट के बने होते हैं। ठीक है, एंड इसके साथ ही एक अच्छा क्वेश्चन है अपने कि इससे कोई टिश्यू रिएक्शन नहीं होती है, नो रिएक्शन विथ टिश्यू। और ये एक लेस स्कैरिंग भी होता है, सॉरी इसका कोई स्कार बहुत कम बनता है, लेस स्कार फॉर्मेशन। इसके एब्जॉर्बेबल सूचर में अपने को रेस्ट ऑफ द देखने को मिल जाएंगे, अपने को कैटगट मिल जाएगा सबसे पहले, तो वाइक्रिल मिल जाएगा और मोनोक्रिल मिल जाएगा। ठीक है, और ये मोस्टली यूज में आते हैं डीप टिश्यू को सूचर करने में, डीप टिश्यू सूचर में। ठीक है, यहाँ पे स्किन से रिएक्शन देखने को मिल सकती है पेशेंट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे स्किन से रिएक्शन देखने को मिल सकती है पेशेंट के अंदर। तो ये बेसिकली अपने कुछ नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर और एब्जॉर्बेबल सूचर है। अपना 7th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो रहेगा वो इसके अंदर पूछा गया है कि इनमें से एब्जॉर्बेबल सूचर कौन सा नहीं है, तो अपना करेक्ट आंसर होगा नाइलॉन नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्ले कलर स्टूल आर इंडिकेटिव ऑफ। किसी पेशेंट के अंदर क्ले कलर का स्टूल आ रहा है तो वो किसको इंडिकेट कर रहा है, पेशेंट के अंदर क्या प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ऑप्शन है हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस, ऑब्स्ट्रक्टेड जॉन्डिस एंड नन ऑफ द अबव, कि भाई इनमें से कोई नहीं है, या फिर हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस या फिर ऑब्स्ट्रक्टेड जॉन्डिस की कंडीशन देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा अपने ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के अंदर क्ले कलर स्टूल देखने को मिलता है। क्यों मिलता है ये भी अपन देख लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है, इंट्रा या फिर एक्स्ट्रा।
जिसकी वजह से इंट्रा और एक्स्ट्रा हिपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल डक्ट। अब अगर बाइल डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है तो जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो होता है ये गट तक नहीं पहुंच पाएगा, गट तक नहीं पहुंच पाएगा। और गट के अंदर जो है नहीं पहुंच पाएगा तो इससे दो कंपोनेंट बनते हैं जो कि कौन से हैं, स्टेरको बिलिन एंड यूरोबिलिन। इनका फॉर्मेशन नहीं होगा, इनका फॉर्मेशन नहीं होगा तो नो येलो कलर स्टूल। तो येलो कलर का स्टूल नहीं बनेगा, कौन सा बनेगा, क्ले कलर स्टूल फॉर्मेशन होगा इस कंडीशन में। ठीक है, सो ये इसका ऑब्स्ट्रक्टेड जॉन्डिस की कंडीशन के अंदर क्या हो जाता है कि जो बाइल डक्ट होती है उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है इंट्रा या फिर एक्स्ट्रा हिपेटिक। इसके अंदर क्या होता है कि जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का जो है वो अपने गट तक नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से स्टेरकोबिलिन और यूरोबिलिन का जो कंपोनेंट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, जो इनके अंदर गट के जो सब्सटेंस के अंदर नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से स्टूल का कलर जो है वो येलो नहीं देखने को मिलता है। येलो किस, आपको एक क्वेश्चन बता देते हैं कि स्टूल का कलर येलो किस वजह से देखने को मिलता है। ये मेनली मिलता है स्टेरकोबिलिनोजन, और यूरिन का कलर इसके अंदर भी अपन देखो मिल सकता है यूरोबिलिनोजन में। ठीक है, और ये दोनों अपने स्टूल के कलर को भी अफेक्ट करते हैं। तो अब ये दोनों कंडीशन जब नहीं रहेगी ऑब्स्ट्रक्टेड जॉन्डिस के अंदर, तो पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा क्या, क्ले कलर स्टूल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा अपना ऑप्शन सी, क्ले कलर। सर्जिकल रिमूवल ऑफ ड्यूडेनम, हेड ऑफ द पेनक्रियाज, गाल ब्लैडर एंड बाइल डक्ट इज कॉल्ड। अगर इन चारों चीज़ों को एक साथ में रिमूव कर देते हैं तो इसको अपन क्या टर्मिनोलॉजी इसके अंदर अपन को देखने को मिलती है, अपेंडेक्टोमी, लंपेक्टोमी, पेनक्रिएटोडुडेनेक्टोमी या फिर डिसेक्टोमी। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा अपना पेनक्रिएटोडुडेनेक्टोमी। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, ड्यूडेनम, हेड ऑफ द पेनक्रियाज, गाल ब्लैडर एंड बाइल डक्ट को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अपेंडेक्टोमी में अपेंडिसाइटिस के अंदर अपेंडेक्टोमी करते हैं, जिसके अंदर अपेंडिक्स को जो है वो रिमूव करते हैं। लंपेक्टोमी के अंदर क्या है कि ब्रेस्ट के अंदर कोई सर्जरी करके ब्रेस्ट का कोई लंप है, ठीक है, ब्रेस्ट लंप को अपन रिमूव करते हैं, तो इसके अंदर इसको अपन बोलेंगे लंपेक्टोटोमी। और ऑप्शन डी है डिसेक्टोमी। तो डिसेक्टोमी हम कब करेंगे, डिसेक्टोमी हम करेंगे कोई भी स्पाइनल डिस्क है उसको रिमूव करने के लिए। ठीक है, डिस्क रिमूवल के अंदर अपन करेंगे डिसेक्टोमी। ऑप्शन 12 का करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सर्जिकल प्रोसीजर यूज टू ट्रीट ऑटो स्क्लेरोसिस। ठीक है, ऑटो स्क्लेरोसिस की कंडीशन है। सो अब इसको सर्जिकल प्रोसीजर, कौन सा सर्जिकल प्रोसीजर अपन करेंगे जो इसको ट्रीट कर सके, मेरिंगोप्लास्टी, स्टेपेडोक्टोमी, मेरिंगोटोमी या फिर मेस्टोइडेक्टोमी। ऑटो स्क्लेरोसिस में क्या होता है, ऑटो मीन्स होता है ऑफ द ईयर एंड स्क्लेरोसिस का मतलब होता है हार्डनिंग। ठीक है, जो ईयर के अंदर कोई भी हार्डनिंग अपने को देखने को मिली है तो इसके अंदर क्या होता है, जो अपनी स्टेप्स बोन होती है इसके अंदर अपने को हार्डनिंग देखने को मिलती है ऑटो स्क्लेरोसिस के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है कि साउंड का जो है प्रॉपर एम्पलीफिकेशन नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं ऑटो स्क्लेरोसिस। और इसके अंदर जो सर्जरी करते हैं वो करते हैं स्टेपेडेक्टोमी। ठीक है, स्टेपेडेक्टोमी सर्जरी करते हैं इसको ट्रीट करने के लिए ऑटो स्क्लेरोसिस की कंडीशन को। ठीक है, जो और ऑप्शन ए जो दिया गया है मेरिंगोप्लास्टी के अंदर अपन क्या करते हैं, जो भी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के अंदर जो होती है, ये प्लास्टी होती है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के अंदर, कोई भी अगर परफोरेशन जमा हो चुका है, पस वगैरह हो चुका है, तो उसको अपन बाहर निकालते हैं किससे, मेरिंगोप्लास्टी से। मेरिंगोटोमी अपन देखते हैं, मेरिंगोप्लास्टी के अंदर तो अपन क्या करते हैं, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को रिपेयर करते हैं, कोई भी प्रोफेशन या और उसको ठीक करके क्लोजर करते हैं। और मेरिंगोटोमी के अंदर क्या करते हैं कि अगर ओपनिंग करते हैं सबसे पहले तो अपन टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के अंदर, और फ्लूइड या फिर अंदर कोई पस वगैरह भरा है उसको अपन ड्रेन आउट करते हैं।
ठीक है। सो इस प्रोसीजर को अपन बोलते हैं मेरिंगोटोमी। एंड मेस्टोइडेक्टोमी को अपन क्या, इसके अंदर क्या होता है, जो मेस्टोइड एयर सेल्स होती है ईयर में, सो उसको अपन रिमूव करते हैं, मेस्टोइड एयर सेल रिमूव, ठीक है, रिमूवल ऑफ मेस्टोइड एयर सेल, इसको अपन क्या बोलते हैं, मेस्टोइडेक्टोमी। ओके, तो सर्जिकल प्रोसीजर यूज टू ट्रीट ऑटोस्क्लेरोसिस इज कॉल्ड स्टेपेडेक्टोमी, ठीक है, स्टेपेडेक्टोमी इसको अपन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो रहेगा वो आज का, कंडीशन एसोसिएटेड विथ पैरालिसिस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज कॉल्ड। अगर कोई पेशेंट है उसके अंदर लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर पैरालिसिस हुआ है तो इसको अपन किस नाम से बोलेंगे, ठीक है। इसको नीचे देखो ऑप्शन में से इसे क्या कहते हैं, पैराप्लेजिक, क्वाड्रिप्लेजिक, हेमीप्लेजिक या फिर मोनोप्लेजिया। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा पैराप्लेजिक, ठीक है। पैराप्लेजिक के अंदर क्या होता है, लोअर एक्सट्रीमिटी के अंदर पैरालिसिस की कंडीशन होती है। क्वाड्रिप्लेजिया के अंदर क्या होता है, ऑल फोर एक्सट्रीमिटी। हेमीप्लेजिया के अंदर क्या होता है, वन साइड ऑफ बॉडी के अंदर अगर पैरालिसिस हुआ है तो उसको हम बोलेंगे हेमीप्लेजिया। मोनोप्लेजिया के अंदर क्या होता है, वन लिम्ब, कोई भी एक लिम्ब, बॉडी का जो कोई भी एक लिम्ब है या फिर कोई भी पार्ट के अंदर अगर पैरालिसिस का कंडीशन हुआ है उसको अपन कहेंगे मोनोप्लेजिया। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा पैराप्लेजिया, ठीक है। पैराप्लेजिक की कंडीशन इसको अपन बोलेंगे जब लोअर एक्सट्रीमिटी के अंदर पैरालिसिस की कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सफलिंग गेट इज टिपिकली एसोसिएटेड विथ, अगर कोई पेशेंट है उसके अंदर सफलिंग गेट देखने को मिलेगी तो ये किससे एसोसिएटेड है, ये कौन सी डिजीज कंडीशन में अपने को देखने को मिलता है। ऑप्शन ए है पार्किंसन डिजीज, ऑप्शन बी है रेनॉल्ड डिजीज, ऑप्शन सी है माइस्थेनिया ग्रेविस, ऑप्शन डी है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। जो सफलिंग गेट जो है वो अपने को बेसिकली देखने को मिलता है पार्किंसन डिजीज के अंदर, ठीक है। पार्किंसन डिजीज के अंदर जो है सफलिंग गेट अपने को देखने को मिलता है। पार्किंसन डिजीज कौन किस प्रकार की डिजीज है, तो ये है न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज, पार्किंसन डिजीज डिसऑर्डर्स के अंदर आती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, डोपामिन का लेवल जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। डोपामिन कौन सीक्रेट करता है, सब्सटेंसिया नाइग्रा। सब्सटेंसिया नाइग्रा से क्या है, डोपामिन का लेवल सिक्रेशन जो होना, प्रोडक्शन जो है वो हो जाता है कम, तो पेशेंट के अंदर न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज देखने को मिलती है, कौन सी, पार्किंसन डिजीज। इसका एक साइन है सफलिंग गेट। इसी के अलावा इसके अंदर कौन कौन से साइन देखने को मिलते हैं जो काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, जो कि क्या है, ट्रेमर्स आएगा पेशेंट को, मेनली कब, रेस्टिंग स्टेज में भी, ठीक है। रेस्टिंग स्टेज में ट्रेमर्स आना, इसको अपन क्या बोलेंगे, पिल रोलिंग ट्रेमर, ठीक है। नेक्स्ट अपने को देखने को क्या देखने को मिलेगा, ब्रेडी काइनेशिया, ठीक है, डिक्रीज द मूवमेंट। नेक्स्ट अपने को क्या देखने को मिलेगा, मास्क लाइक फेस, मास्क लाइक फेस भी है जो पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना पार्किंसन डिजीज। क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा पार्किंसन डिजीज। रेनॉल्ड डिजीज क्या होता है, इसके अंदर ये एक जो आर्टरीज होती है अपने, ठीक है, वेसल्स के अंदर जो आर्टरीज होती है उनके अंदर स्पाज्म देखने को मिलता है, ठीक है। जो आर्टरीज के अंदर स्पाज्म देखने को मिलता है रेनॉल्ड डिजीज में, कब देखने को मिलता है, विंटर सीजन में, ठीक है। विंटर सीजन में अगर आर्टरीज के अंदर स्पाज्म में देखने को मिलेगा, ठीक है, नेरोविंग हो जाती है आर्टरीज, तो ये कंडीशन अपने को देखने को मिलती है रेनॉल्ड डिजीज। इसकी वजह से क्या होगा, ब्लड फ्लो भी कम हो जाएगा, ओके। माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है, माइस्थेनिया ग्रेविस में होता है स्केलेटल मसल वीकनेस, ठीक है। माइस्थेनिया ग्रेविस में स्केलेटल मसल वीकनेस देखने को मिलती है। साइन सिम्टम क्या आता है, टोसिस, ठीक है, अपने को टोसिस देखने को मिलता है। अपने पहले भी इस वीडियो के अंदर डिस्क्राइब किया है टोसिस कब देखने को मिलता है,
इसी के साथ ही ऑप्शन डी है वो क्या है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर क्या होता है, ये भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या होता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर डीमाइलिनेशन की वजह से, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डीमाइलिनेशन की वजह से ये जो है प्रॉब्लम देखने को मिलती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, स्पाइनल नर्व और ब्रेन सेल के अंदर डीमाइलिनेशन होना मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर कोज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो अपना आज का, ए नर्स शुड कीप इन माइंड व्हील गिविंग हेपेरिन इंजेक्शन। जब हेपेरिन इंजेक्शन पेशेंट को दे रहे होते हैं तो नर्स के क्या माइंड में रहना चाहिए, डू एस्पिरेट एंड डोंट मसाज, डू मसाज एंड डोंट एस्पिरेट, डू मसाज डू एस्पिरेट, डोंट मसाज एंड डोंट एस्पिरेट। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, जो हिपेरिन अपन जब लगाते हैं तो इसको अपन कैसे लगाते हैं, या तो अपन लगाएंगे आईवी या फिर लगेगा सबक्यूटेनियस। ठीक है, हिपेरिन को कभी भी आईएम नहीं लगाते हैं क्योंकि क्या कोज कर देता है, मसल के अंदर हीमेटोमा कोज कर देता है। ठीक है, ओके, तो हिपेरिन जो है वो आईवी और सबक्यूटेनियसली अपन दे सकते हैं, आईएम नहीं देंगे। ठीक है, तो अब आप सभी को पता है अपन सबक्यूटेनियसली लगाते हैं तो अपन एक तो उसके ऊपर मसाज हमें नहीं करनी चाहिए और एस्पिरेट भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, हिपेरिन के अंदर। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा डोंट मसाज एंड डोंट एस्पिरेट व्हील गिविंग हिपेरिन इंजेक्शन टू ए पेशेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो अपना, क्वाड्रिप्लेजिया अकर ड्यू टू द इंजरी अकर। ठीक है, ड्यू टू इंजरी अकर्स एट, क्वाड्रिप्लेजिया कब होगा, कहाँ पे इंजरी होगी पेशेंट में जिसकी वजह से उसमें क्वाड्रिप्लेजिया देखने को मिलेगा, थोरासिक 1 से नंबर 4 के बीच में, सर्वाइकल 1 से सर्वाइकल C1 से C8, S2 से S3 या फिर S2 से S4। इनमें से कौन सी जो कंडीशन है, उनके नर्व के अंदर अगर इंजरी हो गई है तो पेशेंट के अंदर क्वाड्रिप्लेजिया की कंडीशन देखने को मिलती है। क्वाड्रिप्लेजिया मीन्स अपने जो ऑल एक्सट्रीमिटी जो है वो पैरालिसिस हो चुकी है। कब देखने को मिलेगी, तो ये बेसिकली देखने को मिलती है C1 से C8 के अंदर अगर इंजरी हुई है तो अपने को पेशेंट में क्वाड्रिप्लेजिया की कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट है T1 से L1, इसके अंदर अगर इंजरी हुई तो क्या देखने को मिलेगा, पैराप्लेजिया, T1 से L4 के बीच में। इसके बाद में S2 से S3 के बीच में देखने को मिलेगा तो क्या मिलेगा, न्यूरोजेनिक ब्लैडर देखने को मिलेगा। ठीक है, और S2 से S4 के अंदर इंजरी हुई है तो क्या होगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ठीक है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की कंडीशन देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, डिफिशियंसी ऑफ विच फैक्टर कॉज हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया ए कौन से फैक्टर की डिफिशियंसी से डेवलप होता है, फैक्टर 9, फैक्टर 8, वॉन विल्बर्ट फैक्टर, और या फिर ऑप्शन डी में है जीबी सेकंड बी एंड थर्ड ए। जीबी का मतलब ग्लाइकोप्रोटीन सेकंड बी एंड थर्ड ए। हीमोफीलिया ए है जो मोस्टली फैक्टर 8 की कमी की डिफिशियंसी की वजह से अपने को देखने को मिलता है, फैक्टर 8 की डिफिशियंसी की वजह से। ठीक है, फैक्टर 9 की डिफिशियंसी की वजह से क्या देखने को मिलेगा, हीमोफीलिया बी। ठीक है, हीमोफीलिया बी फैक्टर 9 की डिफिशियंसी से और हीमोफीलिया 8 की कमी से, हीमोफीलिया ए जो है वो फैक्टर 8 की कमी से देखने को मिलता है। ठीक है, और वॉन विल्बर्ट फैक्टर है जो है वो मिसिंग वॉन विल्बर्ट, इससे वॉन विल्बर्ट फैक्टर क्या कोज करता है, वॉन विल्बर्ट डिजीज कोज करता है। ठीक है, सो अगर वॉन विल्बर्ट डिजीज कब होती है, जब वॉन विल्बर्ट फैक्टर की कमी होती है। इसके साथ ही फैक्टर 11 जो है वो हीमोफीलिया सी को कोज करता है। ठीक है, एंड ग्लाइकोप्रोटीन सेकंड एंड थर्ड जो है वो एक, ये फैक्टर अगर ये फैक्टर कम होंगे तो कौन सी डिजीज देखने को मिलती है, ग्लैंसमैन डिजीज देखने को मिलती है पेशेंट के अंदर। इसके अंदर ये कौन सी टाइप की डिजीज है, एक ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर होती है। ठीक है, तो ग्लैंसमैन डिजीज के अंदर फैक्टर ग्लाइकोप्रोटीन सेकंड बी और थर्ड ए फैक्टर की कमी की वजह से ग्लैंसमैन डिजीज अपने को देखने को मिलती है पेशेंट्स के अंदर। सो डिफिशियंसी ऑफ विच फैक्टर कॉज हीमोफीलिया ए, करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा फैक्टर 8। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो